good morning, civil servant aspirants. First of all, wish you all the best. Wish you all success, and may God bless you with fulfillment of your wishes. Two, three things. I'll be changing both in Hindi and English simultaneously. And instead of being a monologue, I'll treat you as if you already have become. When you are officers, how you will behave and how you will perform, how you will interact. I'm asking you also. And it is more important that what I am speaking, you should be able to come out very clearly, very lucidly, and very logically. Because I will be dealing presently not with the prelim and the mains, but with the interview aspect. As if now, when you will be going to the interview, how you have to perform, how you have to act, react. You will have very limited time. There are five members, each will have 5 minutes. So the entire interview will be between 20 minutes to 30 minutes. Now, what is interview? Now, in interview, you are going for a what is the difference between election and selection? In both the cases, one thing common is the aspiration. Here, you have to market yourself. And here also. But in both the cases, in case of election, the electorate may or may not be literate. Whereas in case of selection, it is how you perform in front of a group of people who have a certain criteria, certain parameters. Those parameters, whether you fit or not, you all were right. I'm not saying that the one perfect question answer was there. One thing which
दिस इज ए डिक्टेट कि जो चीज प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की जरूरत नहीं। लेकिन क्या आजकल इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज विजिबल कैन बी टेकन एज ए प्रमाण? नो। नॉर्मली ये माना जाता है कि अगर जो चीज दिख रही है वो कम से कम एग्जिस्ट करती है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लॉजिकल है। अगर अभी हम आपसे पूछे कि साहब तारे होते हैं, आप कहेंगे हाँ साहब होते हैं। तो अगर हम इस वाले प्रिंसिपल को यूज करें तो आप दिखाइए, कैसे दिखाएंगे? है रात में, अभी क्या समय है, कितना टाइम लगेगा? टाइम इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। या अभी आप सुपरसोनिक हवाई जहाज में बैठिए और वहां चले जाइए जहाँ पे रात है, तो आपको वहाँ तारे दिख जाएंगे। एवरीथिंग इज लिमिटेड बाय टाइम एंड स्पेस, so there is nothing like absolute truth or absolute falsehood. It is all limited by। तो आप अगर किसी को कहें कि नहीं तो गलत है आप, तो वो शायद किसी कॉन्टेक्चुअल हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि इलेक्शन और सिलेक्शन, अब आप सिलेक्शन के लिए जाएंगे, 5-6 इंटरव्यू के लोग बैठे हैं, आप कैसे ड्रेसअप हैं, क्योंकि फॉर्मल है। उस फॉर्मल का मतलब ये है कि आपका वो ड्रेसअप कैजुअल में आप जाएंगे तो समझेंगे मतलब इसको सर्विस को ही कैजुअल ले रहा है। अगर फॉर्मल के अंदर आपका प्रेजेंटेशन, फॉर्मल की डेफिनेशन के अंदर टाई लगाना है, कोट पहनना है या और किसी तरह का है, तो आप में से जो सक्सेसफुल हो, सबसे पहले तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि यू आर गोइंग फॉर अ फॉर्मल presentation of your personality, or formal presentation of your personality is not to be judged by you, to be judged by people who are there for that purpose only। तो ड्रेसअप होकर के जाना, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब जिसके अंदर आप अपना फेशियल, भगवान ने ऐसा कर दिया है, आंखें ऐसी जगह दी हैं कि अपना चेहरा अपने आप नहीं देख सकते, प्रतिबिंब भी देख सकते हो, चाहे शीशे में देखो, किसी में भी देखो, लेकिन अपना चेहरा अपने आप नहीं देख। बहुत कुछ करके हाथ वाथ को ये करके आप जिसे कहते हैं वो अपना कलाकार, अपना जिम्नास्टिक और जिम्नास्टिक कम एक्सरसाइज में शरीर के सारे अंगों को आप कर सकते हैं, लेकिन आंख ऐसी फिक्स है ना, तो उनको आप हटा सकते हो। भगवान ने नाक भी दी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, उससे जीवन लेते हैं, लेकिन मुंह से भी सांस लेने का प्रोविजन दे दिया। अगर नाक बंद हो गया तो मुंह से सांस ले, लेकिन आंख का कोई भी जो है उसका, तो जब आँख से आप आदमी अपने आप को नहीं देख सकता है, तो आपको कुछ ऐसा इस इंटरव्यू में प्रेज़ेंट करना है, जिसके बेसिस पे आपको क्या समझा जाए? कि आप एक सक्षम, जब इंटरव्यू में जा रहे हो, तो उम्मीदवार हो और बाद में अधिकारी हो। इलेक्शन में वहाँ पे आपका कपड़े जैसे मर्ज़ी आप पहन लें। अगर आपने ये दिखाना है कि साहब हम गरीबी से नहीं उठे हैं, तो हो सकता है आप फटा कुर्ता पहन के भी चले जाएँगे। आप ऐसे कपड़े पहन के भी चले जाएँगे जो लोगों को, 2 चीज़ है, एक है आपका माइंड और दूसरा भगवान ने दे दिया हार्ट। मन जो है वो उससे काम करना चाहिए या दिमाग से काम करना चाहिए? सिलेक्शन के अंदर आपका
माइंड इज मोर इम्पॉर्टेंट। इलेक्शन के अंदर आपका हार्ट में जो मन होता है, वो वाली भावनाएं भी काम कर जाती। जब वो वाली भावनाएं काम कर जाती है, लेकिन एक नॉर्मल अगेन प्रिंसिपल यही है, उसमें भी कहा जाता है सोच समझकर वोट दें। मन बेशक आपका किसी की तरफ जा रहा हो, लेकिन जब वोट दें तो समझ कर दें। मतलब माइंड का यूज आप 10% करना चाहते हैं या 100% करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन फिर भी माइंड का यूज 0% मत रखना। और अब तो वैसे भी अंगूठा नहीं लगा, अब तो देखना पड़ता है ना कहाँ कैसे करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूवमेंट when you all are now selected for the interview is the moment you enter the door, entering the facing the interview board. The people who are sitting there, वो जब से ही आपको ऊपर से लेके नीचे तक आप ड्रेसअप कैसे हैं, आपने ग्रीट किसको किया, कैसे कैसे किया, किस तरीके से किया, वो सब सारी चीजें जो हैं नॉर्मली आप ही का कॉन्फिडेंस है जो वो बताएगा, मेरे बताने से या और किसी के बताने से समझाने से नहीं। यू हैव टू योरसेल्फ, अपने आप कुछ स्ट्रेटजी आपको ऐसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि जिसमें आप कंफर्ट फील करें। दूसरी बात जो मैं आज सिर्फ बेसिकली मोर ऑन द इंटरव्यू एस्पेक्ट पे क्योंकि बाकी किसी सब्जेक्ट नहीं बताऊंगा। इंटरव्यू क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ ए पर्सनालिटी। हम्म 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 बेसिकली ओवरऑल अगर हम इसको अब सम अप करें, एजिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, बिहेवियर, लॉजिकल थिंकिंग। आप अफसर बनने जा रहे हैं, यू विल बी ए पार्ट ऑफ द गवर्नेंस। आप गवर्न करेंगे वहां पे। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो ऑफिसर है, हिज आईक्यू और जनरल नॉलेज और सिस्टम ऑफ थिंकिंग इज अबाउट एवरेज। आप वहां पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज प्रोग्राम को इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं। सिंस यू आर ए थिंकिंग ह्यूमन बीइंग, यू हैव टू थिंक क्या ये अपने आप में पॉलिसी जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल कर देगी, या इस पॉलिसी के अंदर इम्प्लीमेंटेशन में कुछ और मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करने पड़ेंगे, या लोगों को इसके साथ लेकर के मेरे को चलना पड़ेगा।
किसी भी सर्विस में आप चले जाएँ, सिविल सर्विस के अंदर ए, बी, सी, डी, चाहे वो इनकम टैक्स है या आपका रेलवे ट्रैफ़िक है या आपका आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है। एक थिंकिंग आपकी दूरदर्शिता कि आप वहाँ से यहाँ तक की थिंकिंग कर रहे हैं, दीवार के बियॉन्ड भी आपको देखने का समझ होनी चाहिए। साहब ये दीवार के आगे क्या हो रहा है, मैं विजुअलाइज़ कर सकता हूँ। दीवार के आगे किस तरह से वहाँ पे कहीं पे मान लीजिए लड़ाई-झगड़ा हो रहा है या कहीं पे जो है वॉयलेंस हो रहा है, आप यहाँ बैठ कर के सोच सकते हैं कि वो आके यहाँ तक आ सकता है। तो मेरे को कौन से प्रिकॉशनरी, प्रिवेंटिव या कौन से मेरे को स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो दिस इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन हू इज़ विलिंग एंड इज़ थिंकिंग ऑफ बिकमिंग एन ऑफिसर। हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम जो हम लोगों ने एक और नहीं इसी इसी पे इसको करके लास्ट तक लेगा। ओ सिस्टम के अंदर जो हमारा है बेसिकली वी आर कॉल्ड यू आर गोइंग टू बिकम गवर्नमेंट सर्वेंट, नॉट द गवर्नमेंट मास्टर। नाउ हु आर द मास्टर? See, master is only one, people of India. Constitution is basically a set of rules and regulation. So the basic trait which you all public servant, we are public servant, government servant, we are servant to the public, we are servant to the people of the country, we are there to serve. Constitution is basically we the people of India. So this we have adopted. This will be the rules of set of rules and regulation which we will follow in making a vibrant democracy, a developed country, this, that, and then of course social harmony, economic development, and other areas, secularism. But the master is only one, the people. So you are there not to rule, but to serve. So this should be your basic trait. Now I ask now each one of you, some of them who are on the web may not be, of course, may not be able to interact with them. Why you want to become a civil servant? Believe the serving nature or the passion of the mind is the common man that wants to be in this. Just now I'll not ask much on that, but otherwise in next sessions I may ask each one of you to speak at least for 3 to 5 minutes. Why? This is most important. And if there you fail to answer logically, you have to, two things please understand. You have to be logical, coherent, and able to convince
See, I asked you, what is an interview? See, please understand. The interview is neither an argument, it is not an argument, and it is not a debate. No controversy should be created in an interview because there it's not an equal level playing field. There's somebody who are examining your traits, your qualities, your personality. Once you are in the service, of course, then you have the colleagues. You may have to fight also for promotion, for postings, for everything. There may be competition, but here there is no competition. You are in a room where they all are simply, if there are five people, so 10 eyes, they are examining you. And if very important is that before that, you should be daily. If this one is question is asked, I'll reply like this. If that is asked, what I have told you, there is nothing like absolute correct or absolute truth. That's why time and space. The same question may be asked by the members from the candidates one after another, but maybe the environment may be different. The environment, they may have asked some two questions before that. Because of that, something either on the regional side or on the linguistic side or on the caste, creed, something may have come, or on the foreign matters, that this question now you have to uh, answer in such a manner that it should be linked. Very important. One thing, is it possible? आप दोनों का नाम नहीं मालूम मेरे को, आपका नाम क्या है? वेदांता, Vedanti. So not Vedanta, Vedanti. And which part of the country? Okay. You are from? कहाँ से? हाँ. So your answer is? Hmm. Hmm. Sir, there is no fixed code for the interview aspect because the interview is during the interview. It will be different in all the candidates as well as the atmosphere. So we can't set a particular course for an interview. But yes, individually we can have a particular approach to the interview. Who your? Hmm. Hmm.
आपका नाम नहीं मालूम? अमित फ्रॉम जैन के कहाँ से है? हम्म, हम्म। No, you all have answered. With the first principle, I cannot say you are wrong or you are right. Everybody is partially right and everybody is partially, I'll not say wrong, maybe partially deficient or lacking in the. But it is very important. See, there are 5 or 6 brainy people sitting there. If they ask anything, if you are an engineering student and if I ask something on NCLT, NCLAT or IBC or any of the financial thing, or maybe any of the in the historical perspective, maybe you may not be able to answer. But maybe since you are engineering student, I ask something on the technology, the modern technology, you may be able to answer in a manner that will be convincing also and logical. Now, if I ask a very simple question, गीता, गीता क्या है? मैं होली बुक के रेफरेंस में ही कहूँगा, पूछूंगा अभी. It's a dialogue or discussion between Lord Krishna and Arjun. लॉर्ड कृष्णा और अर्जुन के बीच का जो ये संवाद था, ये कहाँ पे हो रहा था? कुरुक्षेत्र. कुरुक्षेत्र क्या था? वो रणभूमि थी. तो जब इन दोनों के बीच में संवाद हो रहा था, तो लिखी किसने गीता? वो तो उन दोनों ने ही सुना. एक ने बोला, एक ने सुना. हम्म. तो जो आज की तारीख में आप कहते हैं कि साहब हम, अब तो उसमें ऑडियो वीडियो शक्ल भी आ जाती है, तो दिस मीन्स दैट टेक्नोलॉजी, सो कॉल्ड साइबर टेक्नोलॉजी, वो अपनी दिव्य दृष्टि से संजय देख रहा था, धृतराष्ट्र को सुना रहा था, और उसके बेसिस पे जो एक रणभूमि के अंदर का संवाद था, वो गीता के रूप में. अगर वो दिव्य दृष्टि संजय को नहीं होती तो शायद गीता वहीं पे हवा में ही विलीन हो जाती. जो लॉर्ड कृष्णा ने कहा, कहाँ मालूम पड़ता? टेक्नोलॉजी उस समय थी, मानना पड़ेगा. इस तरह की दिव्य दृष्टि, दो, एक टेलीपैथी होती है और एक क्लियर वॉइस होती है, जिसमें लोग अभी भी जो है दूर तक का देख लेते हैं. इनफैक्ट टेलीपैथी वाज यूज्ड एज अ वेपन बाय द जर्मन्स इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सोचने की शक्ति को भ्रमित करके दुश्मन इधर की तरफ ना आके इधर की तरफ चला जाए. ऐसे ऐसे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे. अगर आप कभी कभी जो वॉर्स जीती गई हैं उनके बारे में कभी आप देखेंगे. एक मैं सुन रहा था कि रजौरी के अंदर जो हमारी ट्रुप्स थी वो कम थी और पाकिस्तान के ट्रुप्स आ रही थी, रात हो गई थी, लेकिन इतनी समझदारी उस बटालियन कमांडर ने करी
कि उसके पास जो घोड़े, बकरी और जो वहाँ पे घोड़े से जो नीचे होते हैं, टट्टू जो होते हैं, उसने उसके ऊपर मशाल लगा दी और मशाल लेकर के उनको पहाड़ की तरफ को मूवमेंट करवा दी। तो उन्होंने ये समझा कि शायद मूवमेंट यहाँ पे ट्रुप्स, इंडिया की ट्रुप्स मूव कर रही है, उस बटालियन की। और दूसरी तरफ से जाकर के बड़ी फेमस जो बैटल जो है छम्बजोड़िया, आप उधमपुर और आपको अ, और ऐसे ही जो है राजा जब जोधपुर के पास जब ढाई एयरफोर्स हमारी वहाँ पे उधर के आगे की तरफ को जो बैटलफील्ड में जब उनके टैंक आ रहे थे तो इतनी समझदारी करी कि उन्होंने इंडियन ट्रूप्स ने जो पेट्रोल के ड्रम होते हैं उनमें आग लगा के उनको रोल कर दिया। तो जो आने वाले टैंक थे वो अपने आप एक नेचुरल बैरियर बन गया। तो इट्स अ प्रेजेंस ऑफ माइंड। वहाँ पे तो सिंपल ये नहीं होता कि ये इसको गोल्ड मेडल मिलेगा, इसको सिल्वर मिलेगा और इसको ब्रोंज मिलेगा। Either you survive or you don't survive. So there is no loser. लूजर इन द सेंस कि आप विनर ही होंगे वहां पे और नहीं तो उसके बाद तो यू आर एलिमिनेटेड। लूजर की कैटेगरी में फिर आपको वहां पे नहीं कहा जाएगा कि साहब। तो गीता जो था, एक तो गीता मेन बेसिकली कि जो आज की तारीख में अगर कहा जाता है कि सब सबसे पहला जर्नलिस्ट कौन था, तो सबसे पहला जर्नलिस्ट नॉर्मली किसको बोलेंगे? नारद जी। वो हर जगह घूमते रहते हैं, लेकिन क्या वो बहुत सारी चीज जो है फैक्चुअल बताते हैं? नारद जी को कहा जाता है कि वो हमेशा उसमें जो रिपोर्टिंग उनकी होती है वहां पे कुछ करवा दिया, यहाँ कुछ करा दिया, यहाँ कुछ करा दिया। गीता जो था इट्स द फर्स्ट फैक्चुअल, नॉट इंटरप्रिटेशन, नॉट रिप्रेजेंटेशन, बट एक्चुअली इट्स अ फैक्चुअल रिपोर्टिंग ऑफ व्हाट इज हैपनिंग देयर। जब धृतराष्ट्र ने पूछा उनसे तो क्या अब कृष्ण क्या उससे संजय से तो क्या अब अर्जुन अपना धनुष डाल देंगे, अब क्या वो तीर नहीं चलाएंगे? इन विच ही वॉज इंटरेस्टेड। तो उस दिव्य दृष्टि से जो संजय की थी उसने कहा अगर वो ना ही चलाएं तो अच्छा है, क्योंकि अगर चल गया तो आपका, ऐसा उसने बोल भी दिया। तो जो फैक्चुअल रिपोर्टिंग है, आप जहां पे जा रहे हैं वहां पे एक फैक्चुअल रिपोर्टिंग भी एक एस्पेक्ट है, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट भी है, और आपको वहां पे जो प्रेजेंट करना है वही तीनों चीजें आ जाती हैं कि आप लॉजिकल भी हो, कंसिस्टेंट भी हो और आप कन्विंस कर पाए। सबसे जो एक बड़ी बात वहां पे आप देखेंगे, गीता के अंदर अश्योरेंस बहुत ज्यादा है। भगवान कृष्ण ने कहा ये 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 ऑप्शंस आप करोगे लेकिन आप हर चीज में आप मेरे अंदर ही हो और मैं आपका ध्यान रखूंगा। जितने तरह के योग हैं, जितने तरह के उसके एक्शंस हैं, उन सब के मैं हूं। हम पार्लियामेंट में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सबसे ज्यादा क्या देते हैं? मंत्री जी भी जब भाषण देते हैं या संबोधित करते हैं तो क्या देते हैं? आप भी अपने माता पिता को क्या कहते हो? मेहनत कर रहा हूँ, जरूर करके। मतलब ये वर्ड जो है वो अश्योरेंस पे ही चलता है। जो निकल गया उसको ला नहीं सकते, जो प्रेजेंट है उसमें मेहनत कर रहे हो, लेकिन फ्यूचर के लिए तो रिजल्ट जो है वो तो अश्योरेंस ही है। तो वहां पे जब आप इंटरव्यू में आप कोर्स करेक्शन अगर आपको करना हो, तो अगर आप इंटरव्यू जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसे कहे साहब आप गलत हैं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक नहीं है, क्या हो?
जब उसको अपने नंबर देने होंगे, कहेगा ये तो इस लायक ही नहीं है, मतलब अगर उसको 2 में से या 5 में से या जितने से दे रहा, वो बिल्कुल वो आपको 0 नहीं देगा, वो अगर ZERO लिखेगा। तो नंबर 1 वहाँ पे आर्गुमेंट नहीं करना है, वहाँ पे किसी भी तरीके से वहाँ पे जो है वो नहीं करना है। मैं बाद में फ़ोन करूँगा, ज़रा एक वो ज़रा मीटिंग में हूँ, बाद में फ़ोन वो वहाँ पे आप आर्गुमेंट नहीं कर सकते हो, वहाँ पे डिबेट नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट, कैन यू सेट द कोर्स फॉर इंटरव्यू। मेरे को अब अच्छा लगा आपका आंसर कि आपका वहाँ पे जब आप जाएँगे तो आपसे वो क्या पूछेगा, जैसे मैंने पूछा नाम क्या है आपका? हो सकता है वो ये भी पूछ सके वेदांती का मतलब क्या है? म यू अब आपको अगर इसमें और कोई वहाँ पे, क्योंकि सब ज्ञानी अलग-अलग तरह के होते हैं वहाँ पे, तो पूछे अच्छा तो इसके अंदर आप ये बताइए कि ये ग्रामेटिकली ये वेदांती वर्ड ठीक है या नहीं है? आपको कुछ देना पड़ेगा, साहब इसकी विभक्ति पंचमी विभक्ति है या ये है या ये है। फिर अगर वो कहे नहीं वेदांती वर्ड तो हमने नहीं सुना, वेदांती का मतलब तो वेद का पाठ करने वाला होता है। क्या आप वेद के बारे में जानते हैं? अब देखो आपका इंटरव्यू यहाँ से एक नया मोड़ ले ले। अगर मान लीजिए आप वहाँ पे शुरू कर रहे हैं, आपसे आप अपना नाम बोलो। विशाल। आप मतलब बहुत बड़े हैं। आप शरीर तो आपका इतना, तो आप इससे आप अपना इंटरव्यू को एक फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर कौन से, लेकिन एक आपके पास आपको ये देखना है कि इंटरव्यू जब वहाँ पे आदमी जो शुरू करेगा, वो आपके नाम आपसे पूछ के, अगर आपका नाम थोड़ा-सा अनकॉमन है या आपकी जगह से या आपके प्रांत से या डिस्ट्रिक्ट से, और उसके बाद अगर आपने कुछ हॉबीज़ ऐसी लिखी हुई है या आपने मान लीजिए आपने कहा जैसे फ्लूइड साइंस आपने, अब फ्लूइड साइंस क्या होती है ये क्या, अब जिसको मालूम है वो तो ठीक है, जिसको नहीं मालूम है वो तो फिर भी क्वेश्चन तो करना ही चाहेगा कि फ्लूइड साइंस क्या होती है? ये फ्लूइड केमिस्ट्री की तरह होती है? बताएँ? तो अब आप, मेरा कहना है कि वहाँ पे आप जब बोल रहे हैं, तो इस एस्पेक्ट के बेसिस पे आप अपना इंटरव्यू का थोड़ा-सा जो एक मोमेंटम है, वो शुरू कर सकते कोर्स शुरू कर सकते हैं। तो आप जो है उसका कोर्स जो शुरू करोगे, आप 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट हमेशा ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जिसमें आप बिल्कुल थॉरो होने चाहिए। थॉरो का मतलब नो 90%, टोटल 100%, टोटल 100% कि आप उस चीज़ के ऊपर, और आप वो पाइड पाइपर की कहानी सुनी है ना? वो बचपन में वो चूहों को सारे को ले गया था। और दूसरी थी बाद में, फिर उसकी एंडिंग अच्छी नहीं है कि वो उसके बच्चों को भी वो जब उन्होंने पे नहीं किया सोसाइटी वालों ने। अभी मैं तो वो देख रहा था, मतलब छोटे बच्चे से पूछा, उनका क्वेश्चन था कि क्या ये स्टोरी है या माइथोलॉजी है? मैंने समझा स्टोरी होगा, मालूम पड़ा माइथोलॉजी है। जर्मन के किसी टाउन में एक्चुअल में इसको माइथोलॉजी को माना जाता है। अब ऐसी चीज़ों को मतलब हमें इर्रेस्पेक्टिव द उम्र नहीं मालूम पड़ पाता है कि ये कितना सच और कितना क्या है, लेकिन हाँ, वहाँ पे सवाल इस बात का है कि अगर आपने ये कोर्स अपने आप सेट कर दिया, अगर 20% का आपका जो है इंटरव्यू, तो आप इसके अंदर जिसमें आप थॉरो हों, चाहे वो इंजीनियरिंग है, सब्जेक्ट वाइज़, या आपका नॉलेज अबाउट कंट्री है। आप जैसे जेएनके वाले हैं, आप शुरू कर सकते हैं सर, जेएनके के हैं, उधमपुर के हैं सर, और वन ऑफ द इस तरह की स्टेट है और ये है, और बड़ी सर पीसफुल है। अब जो उधमपुर में मेंबर्स जो गए हैं, वो कन्वर्ट सेंटर में जेएनके तो इज़ अ ट्रबल्ड स्टेट, हमें तो इस तरफ वो लड़ाई झगड़ा ये वो सब आप कह सकते हैं।
आप उसी को आगे ले जा सकते हैं जिसमें आपको मालूम है साहब यहाँ से ये जाता है, यहाँ से जाता है, इतनी हाइट पे, इस तरह का वेजिटेशन है, इस तरह का ये है, इस तरह का वो। आप आरएसपुरा से अपना शुरू कर सकते हैं। आप गुना से अपना कह सकते हैं कि साहब गुना से हूँ सर, वन ऑफ द स्टेट ऑफ द मध्य प्रदेश है और इस तरह से है और ऐसे पीछे है, इतना है, वहाँ का मेरे वो इससे पहले बोले, आपके पास जब तक उसका एक वो जब हम कॉलेज में थे, तो इलेक्शन स्टूडेंट इलेक्शन तो ऐसे ही जैसे आप लोग बैठे ऐसे बैठा हुआ था। तो उसने जब तक जानबूझ के आगे जो 2 थे वो दूसरी पार्टी के थे, उन किसी तरह से मीटिंग को डिसरप्ट करना था। तो जब वैसे बोलने लगा तो दूसरे वाले ने एक लड़के ने दूसरी लड़की से ज़ोर से बोला, "अरे! जब तक इसका मुँह बंद होगा तब तक तो हम कुछ खा के आ जाएँगे।" तो एकदम जो है ना मोमेंटम सा तो यहाँ पे आपके पास जब कोई क्वेश्चन पूछा जिसके अंदर आपको मालूम है कि मेरे को अपने हिसाब से इसके अंदर कुछ कहने का मौका है और वो आप क्रिएट कर सकते हैं। पढ़ाई के हिसाब से भी, आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी, आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से भी, कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ को आप ऐसा मास्टर कर लीजिए कि आपने उसको उसमें घुसाना ही घुसाना है इंटरव्यू। इंटरव्यू टोटली एक जो पूछने वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या पूछे, लेकिन वो पूछेगा उस कड़ी के अंदर है। ये कोई अलग-अलग मेंबर है, अलग-अलग सोच से शुरू करेंगे। लेकिन आप इसके अंदर सब में आप इसके अंदर जो है कॉमन फैक्टर है। लिंक आप उस लिंक को आप कितना एक्सप्लॉइट कर पाएँगे, उस लिंक पे आप तो एक तरह से अगर आपने विजुअलाइज़ कर लिया, एक सिनेरियो ये हो सकता है, एक सिनेरियो ये हो सकता है, एक सिनेरियो ये हो सकता है, एक सिनेरियो ये हो सकता है। ये अलग-अलग तरह के जो सिनेरियो हैं, अगर अलग-अलग तरह के सिनेरियो को अगर आपने पहले विजुअलाइज़ कर लिया, तो इंटरव्यू आपके लिए बहुत आसान आप जानबूझ के अपना कह दीजिए कि साहब आप अगर जैसे सोच करके आए आपने ड्रिप इरिगेशन के बारे में बिल्कुल आपको मालूम, आप ज्ञानी हैं, कि साहब वहाँ पे हूँ अब डिस्ट्रिक्ट से शुरू कर लीजिए या एग्रीकल्चर के हिसाब से कह लीजिए, इकोनॉमी के हिसाब से कह लीजिए, साहब वहाँ पे ये पैदा होती है, इरिगेशन का मामला जो है इतना ये पानी नहीं है, नहर नहीं है, बारिश पे डिपेंड करना पड़ता है। लेकिन एक वहाँ ड्रिप इरिगेशन का जो है वो शुरू की है, कंपनी आई है, उसने किया है और उसके अंदर वो इतनी पाइपलाइन लाई है, इतना ये किया और उससे पानी भी वेस्ट नहीं होता, ये भी नहीं होता, क्रॉप अच्छी होगी। तो दूसरा वाला ज़रूर होगा, कुछ भी नहीं होगा तो उसमें से उसकी क्यूरियोसिटी आएगी, कुछ तो पूछो कौन-सा ड्रिप इरिगेशन भाई? कैसा ड्रिप इरिगेशन? किधर? तो इंटरव्यू के अंदर आप समझ लीजिए कि गाइडिंग फैक्टर इन वेरिंग परसेंटेज आप हैं। उन्होंने शुरू चाहे आपके बायोडाटा से करें, आपके नाम से करें, आपके बैकग्राउंड से करें, आपके सामने तो उनको वही आएगा। या आप ये पूछ सकते हैं साहब आपने इंजीनियरिंग करी है, आपने लिया तो साइकोलॉजी है या आपने पॉलिटिकल साइंस ली, क्यों भाई? आप बताओ, क्यों? ये क्वेश्चन इतना मुश्किल हो जाता है। ओह! तो जो तुमने 4 साल पढ़ा, मैं अगर ऐसा क्वेश्चन पूछूँ कि 4 साल जिसने पढ़ा उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आया और इस एग्ज़ाम के लिए आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल के अंदर आप अपने आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ लो। जो आपने पढ़ा आप उसी को सिविल सर्विस में ऑप्शन लिया, कितनों ने अलग-अलग लिया। मतलब 80% मेजॉरिटी जो है, उन्होंने अलग सब्जेक्ट लिया। क्यों? बड़ा कन्विंसिंग आंसर होना चाहिए इसका। जैसे अब साहब ज्ञान तो बहुत विशाल है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ये तो पढ़ लिया। इसके पढ़ने के बाद इसमें जो है प्रोबेबिलिटीज़ एम्प्लॉयमेंट आदमी करता है। अब दूसरा ये पूछ सकते हैं, ओह! अच्छा आपका बैकग्राउंड क्या है? तो आप बिज़नेस से हैं, तो नौकरी क्यों करना चाह रहे हो? बिज़नेस कोई पूछ सकता है। मदर-फादर के हिसाब से बिज़नेस को आप अकेली संतान हो या 3-4 संतानें हैं, तो उनको कौन देखेगा? कॉमन क्वेश्चन बट यू शुड बी वेरी प्रिसाइज़ एंड लॉजिकल इन आंसरिंग कि उसके बाद वो उसको काउंटर ना कर सकें। ये बहस का मुद्दा ना बन जाए। इसमें बहस हो सकती है। आप कुछ भी बोलेंगे मैं इसमें बहस कर सकता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ पूछ सकता हूँ जो कि आपको अच्छी भी ना लगे।
और आपको प्रोवोक करके अगर मैं आपका एटीट्यूड देखता हूँ, तो मेरे को मालूम पड़ता है शॉर्ट टेम्पर्ड है। एक तो बात कन्विंसिंगली, लॉजिकली बता नहीं सकते और ऊपर से जो है बहस करते हैं। वेदर ही इज़ फिट, क्वेश्चन के अगर 5 या 7 नंबर में से मिलना तो उतने कम हो गए। अगर आपका ये तो आप ठीक नहीं हैं, आप गलत हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये वाले वर्ड तो डिलीटेड। अब आप जो करें आप ठीक है, लेकिन ये भी एक है, वहाँ पे आपके बोलने का जो तरीका है, बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, कि आप अपनी बात को किस तरह कह पाएँ। अब आपने इंजीनियरिंग करने के बाद इतनी वास्ट अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, आपने या कुछ और करने के बाद या आप नौकरी कर रहे हैं, अच्छी मल्टीनेशनल में या इसमें उसमें जो भी है आप ये तो नहीं कहेंगे वहाँ जाके साहब पढ़ तो लिया था 3 साल से अनएम्प्लॉयड बैठा था सोचा सिविल सर्विस ही कर लूँ। क्योंकि फैक्चुअल भी करेक्ट भी हो सकता है कि नौकरी नहीं मिली कहीं, तो सोचा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से पास हो, किस्मत साथ दे गई, मेहनत करी, हो भी सकता है। और कई लोग ऐसा है कि जो पढ़ने के बाद 2-2 3-3 साल घर बैठते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन ऐसा जवाब अगर आप देंगे, कहेंगे अच्छा सिविल सर्विस की आजकल ये हालत आ गई है कि जिसको कुछ नहीं मिल रहा था वो भी सोचता है कि सिविल सर्विस से ही काम चला लेगा। सोचने की बात है। आपने किस तरह से कहा और उन्होंने किस तरह से सोचा, इसके अंदर आपको ज़रूर ये लाना है कि वो ऐसे ही सोचे जैसा मैं कह रहा हूँ। वो आ जाता है लॉजिक। तो आपका वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर वहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं हो पाया, तो कंट्रोवर्सी को जन्म दे देगी, एक डिबेट को जन्म दे देगी, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगी व्हिच विल नॉट बी, यू विल आल्सो नॉट लाइक इट। तो आपको कम से कम मास्टरी ऑफ योर प्रोफाइल, आपने वहाँ पे क्या प्रोफाइल में जो वहाँ पे जब भरा है, लिखा है, कॉपी तो रखी होगी है? हाँ, इसके बाद में तो पर्सनल डिटेल जब आप देंगे, तो आप ध्यान रख लीजिए कि इसकी कॉपी आप सोच समझ के भरना है। ये आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी है, इस अपॉर्च्युनिटी को आपने मिस नहीं करना। ये आपका विल सेट द कोर्स फॉर योर इंटरव्यू। वहाँ पे आप जो इंटरव्यू शुरू होना है, उसके इनपुट्स बीज आपने ही बोने हैं, इंटरव्यू बोर्ड नहीं बो रहा है। और आप ही वहाँ पे आपका मन किया कि अच्छा मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल जामुनी कलर का आप सूट पहन के चले गए। कह सकते हैं अरे यू आर लुकिंग अ वेरी अनकन्वेंशनल कलर, कोई पूछेगा सर दिस कलर, ये कलर ऐसे है, ये इस तरह से है, ये रमन इफेक्ट और ये इफेक्ट, आप उसमें बहुत कुछ बोल सकते हैं कि साहब ये और मेरे लिए एस्ट्रोलॉजिकली और ये वो सूट करता है। अच्छा एस्ट्रोलॉजी, यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी? हाँ सर, दैट मीन्स आपको करना है। अब लेकिन ये तो नहीं कर सकते कि आपने निक्कर पहन लिया, चप्पल पहन ली और टाई भी लगा ली और इस तरह से चले गए, नहीं, बिकॉज़ इट्स अ फॉर्म। तो कल कहेंगे ही इज़ नॉट फिट फॉर दिस सॉर्ट ऑफ। तो ये आपको वहाँ पे किस तरह से क्या करना है आपको? अपने आप को आप क्या कर रहे हैं? मार्केट कर रहे हो। अपने आप को मार्केट का मतलब अब इतने सारे एडवर्टाइज़मेंट आप देखते हैं, कई एडवर्टाइज़मेंट ऐसे आते हैं जो कि ना आपके दिमाग में अच्छे लगते हैं। वो एक वो चॉकलेट वाला आता है, वो उसका वो छज्जा गिर जाता है और उसकी वो बेचारी वो बुढ़िया बच जाती है। तो कहती है कि अच्छा हुआ बेटा तूने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद में बोलते हैं, कभी कुछ ना करके भी देखो। हाँ, अच्छा लगता है सुनने में।
कभी एक वो छोटी सी वो कोलगेट का एक आता है कि वो छोटी सी बिटिया को पूछते हैं, "ओए, वो क्या तेरा नाम क्या है? छोटी क्या बोलते हैं वो, छोटा पैकेट, छोटा पैकेट तेरा नाम क्या है?" फिर वो कहती है, आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। तो मतलब एडवर्टाइजमेंट किस लिए है कि वो आपको इस तरीके से प्रभावित करे कि वो आपको उस चीज में जब कभी दुकान पे जाओ या कभी किसी से पूछो, कुछ दिमाग पे इंप्रेशन बना। आपने से जितना जिसने किया, क्या नाम है, बर्कले, बर्कले की, पढ़ा किसी ने बर्कले? बर्कले की एक है थ्योरी ऑफ परसेप्शन। थ्योरी ऑफ परसेप्शन क्या है? ये सब आप जो देख रहे हैं, आप मुझको नहीं देख रहे हैं। जब आप मुझको देख रहे हैं तो आपका दिमाग पीछे से उसको, जो पुराना हिस्टोरिकल डाटा में आपने देखा था, पहले उससे जोड़ते हैं। उसके बाद उससे आपका दिमाग दिमाग उसको एनालाइज़ करता है और एनालाइज़ करने के बाद देखता है कि ये वो ही है, चेंज नहीं है। जो उसका नाम दिया था, जो उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था, उसके बेसिस से आपको डिसिफर करता है, जो आजकल कंप्यूटर भी करता है। तो थ्योरी ऑफ परसेप्शन के अंदर बेसिकली आँख एक मीडियम है, मेन तो दिमाग है। तो आप जब अपना वहाँ पे इंटरव्यू बोर्ड के सामने जा रहे हैं, आपके अंदर तो बहुत काबिलियत है, लेकिन वो सारी काबिलियत आपको आधा घंटे के अंदर इस तरीके से बतानी है कि वो कहे कि यार ये विद्वान है, ये अफ़सर बनने लायक है, ये अफ़सरी कर सकता है, ये जनता के लिए भी ठीक है, ये देश के लिए भी ठीक है। ये गवर्नेंस में चाहे मंत्री है या नीचे वाले सबॉर्डिनेट्स हैं, उन दोनों को लेकर के आगे चल सकता है। ये आपको वहाँ पे वो सिद्ध करनी है। कितनी काबिलियत आप में, आप 20, 25, 28, 30, 32 जितने भी साल के हैं, उतने साल का तो आपके अंदर ज्ञान आ गया ना। आपके जब ये बड़े होते हैं, तो इसके अंदर जैसे पेड़ बड़ा होता है, तो उसके अंदर इनपुट क्या जाता है? एज, उम्र, और वो उम्र के साथ लिंक्ड होता है आपका एक्सपीरियंस। तो आप इसमें से कौन-कौन से एक्सपीरियंसेस को आप पहले ही सोच के रखे हो कि किसी तरह से मेरे को मौका मिलेगा तो मैं उसको लिंक करने की कोशिश करूँगा और शायद बताने का तो ये करने को, या कोई आपने ऐसा महान कोई डेयरिंग काम कर दिया, कभी इसको कहीं बचा लिया, कहीं कुछ कर दिया या कहीं आपने स्कूल कॉलेज में ऐसा कर दिया, तो आपके पास एक ये अपॉर्च्युनिटी होगी कि जिसको यहाँ पे आपने कैसे लाना है, ये काबिलियत आप पे डिपेंड करे। उसके लिए आप जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो आप अपने कर सोचते रहो, सोचते रहो। उस उसकी डिकार्टे की थ्योरी है बेसिकली, आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट। थिंकिंग ह्यूमन बीइंग तो आप हैं, आपने सोचना है। तो इंटरव्यू के अंदर स्टीयरिंग करना, अगर 275 नंबर में से 200 लेना तो कोई आप समझिए ये तो मेरी काबिलियत है। यहाँ तक तो मैं आपको कुछ सरकार का जो गवर्नेंस के लिए सोचती रहती है, तो उसका उन्होंने जो था अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन किताब, अभी नहीं पढ़ोगे, जब नौकरी में आ जाओगे तो एक बात ध्यान रखना, जितना अभी आपने पढ़ा है, नौकरी में आने के बाद उससे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। कम नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर अभी आपको 8 घंटे पढ़ लिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया। नौकरी के अंदर शायद 10-10, 12-12 घंटे काम ही नहीं करना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। उसके बाद फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग के हिसाब से आपको पॉलिसीज़ भी बनानी पड़ेंगी और कुछ पॉलिसीज़ जिसको आप जब
सबसे पहले फ्लूइड, पानी की क्या शेप है? जिसमें डालो ऐसा हो जाता है। ऐसा भी बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अपने कोई हार्ड कॉन्सेप्ट कि नहीं यही होना है, तो फिर उसके लिए दूसरा क्या मैंने बताया था आपको? इलेक्शन। ये है सिलेक्शन। नहीं, मैं ये ऐसे ही करूँगा और ये ऐसा होना है, तो ये वाली उँगली इस तरह की जो है ये ब्यूरोक्रेट्स की नहीं होती। ब्यूरोक्रेट्स को बेसिकली पॉलिसीज़ प्रोग्राम बनाता है, गवर्नेंस को समझाता है, गवर्नेंस कन्विंस होती है तो उसको एक अपने हिसाब से उसका एक रूप दे देती है, एक्ट दे देती है और उसके हिसाब से फिर वो, क्योंकि यहाँ पे गवर्नेंस के अंदर अगर इंजन है, तो ये है ब्यूरोक्रेसी। जो पॉलिटिकल सिस्टम जो है दैट इज द इंजन। आज आप इस गवर्नमेंट के अंदर काम करें, कल दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट में काम करेंगे, आज इसमें करेंगे उसमें करेंगे। तो लेकिन ये नहीं है कि आप इससे जो है एक तरह से आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे। नो, यू आर इम्प्लीमेंटिंग। अगर आज इसकी ये वाली सरकार थी और इस तरह से काम हो रहा था और दूसरी सरकार आ गई, उसने बिल्कुल अपने अपना मैनिफेस्टो के हिसाब से, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से सिस्टम चेंज कर दिया, तो आप कन्फ्रंटेशन में नहीं आ सकते हो। देन बेटर रिजाइन एंड, तो अगर आपसे इस तरह के कभी भी कोई क्वेश्चन वहां पे आ जाए, तो आपको अपना अस्तित्व, आप क्या हैं, बड़ा क्लियर आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले आपका क्या था? यू आर देयर टू सर्व एंड नॉट टू, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो है वहां पे अगर ये सोचे कि साहब नहीं, मैं जो पॉलिसी बना दूंगा, मैं एस डीएम या मैं एसपी, एसएसपी, आईजी, कमिश्नर या जॉइंट सेक्रेटरी सेक्रेटरी ऐसा कर दूंगा, ना ना, you have to formulate, come up with new brilliant ideas। जहां पे कहीं चीज डिस्क्रिशनरी है, जहां डिस्क्रिशनरी है, वहां पे आप यू कैन शो योर टैलेंट। बहुत जगह अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अबंडेंस। आप ये नहीं कह सकते कि साहब उस ये वाली पोस्ट अच्छी है और ये पोस्ट खराब है, या यहाँ पे ये नहीं कर सकता हूँ वहां वो कर सकता हूँ। तो सबसे पहले जो आपको एक प्रिंसिपली एक दिमाग में वहां पे बात रखनी है इंटरव्यू बोर्ड के सामने, यू आर देयर टू सर्व। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, मैं सबसे बड़ा सेवक हूँ, दिस इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। मैं यहाँ पे आप सब लोगों के काम करने के लिए, मास्टर्स तो पब्लिक है। तो अब आप उसी एग्जीक्यूटिव का जब पार्ट बनेंगे, तो when the top head of the executive have this philosophy, you cannot have a different ideology। तो अब मैं आपको कैसे आएगा, इन्होंने वो मैंने एक डॉक्यूमेंट दिया है, ये सिविल सर्विस रिफॉर्म। दिस इज समथिंग विच यू विल नॉट गेट अदरवाइज। गूगल में शायद सर्च काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये मैं आपके लिए एक एक करके, बहुत सारे पैराग्राफ हैं, बहुत बड़ा है। आज थोड़ा सा आपको पढ़ाता हूँ, आप शुरू के 3-4 पैराग्राफ पढ़िए, जोर से पढ़िए, जिससे भगवान ने ऐसा कर रखा है कि अगर कानों से जब सुनते हैं और आंखों से देखते हैं तो कंसंट्रेशन अच्छा हो जाए। कभी कभी जोर से पढ़ना इसलिए अच्छा होता है, आप तो बाकी सब सुनेंगे भी और देखेंगे। What needs to be achieved? Putting right person in the right commitment, the quality of public servants is needs to be ensured closely linked in the mechanism that determines how duty
appropriate recruitment. You are in this stage. सरकारी लेटर है, गवर्नमेंट लेटर. Here comes the discretionary part. You have to create the resource for yourself. Sometimes you have to ensure the resource mobilization, creation, mobilization, implementation, and optimum implementation, optimization. You have limited resources. हिंदुस्तान का बजट भी 24-25 लाख करोड़ है. शायद कई बड़ी बड़ी कंपनियों का बजट जो होगा वो भी इससे ज्यादा हो. तो see, this is a thinking which has gone into the mind of the executive, and this is something very important. अब अपने आप शायद आपको नहीं मिलेगा ये सब. और जो इससे पहले जो डिस्कशन किया है मैंने, वो इसीलिए कि ये हम जो सोच रहे हैं, हमारी सोच जो हमको उस आधा घंटे के अंदर जिसके बेसिस पे अपनी पर्सनैलिटी बतानी है, वो इतनी कन्विंसिंग लगे. देखिए, अब आप वहाँ पे जब जा रहे हैं तो ज़िंदगी का ये एग्ज़ाम के बाद दोबारा एग्ज़ाम ऐसा नहीं देना पड़ता. प्रीलिम पास कर लिया साहब, इतने परसेंट काबिल हो, 2 लाख 3 लाख में से चलो आप 10,000 में आ गए. मेन पास कर लिया तो 10,000 में से अब आप 1,500-2 हज़ार के अंदर आ गए. तो आप 3-4 लाख में से उस 1,000-1,200 बच्चों में हो, और उस 1,000-1,200 में से फिर 600-700 में आ गए. तो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे जब हम जिसको सेलेक्ट कर रहे हैं, वो काबिल हो. इसलिए नहीं काबिल हो कि वहाँ पे उसने जो है सिर्फ़ जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहा और बच्चा लिख रहा है, ऐसा हो. नहीं, तो कल वो खुद टीचर बन कर के देश जिसे कहते हैं भावी नागरिक, वो बन सकते हैं. नागरिक भी और नागरिकों को सँभालने वाला. अब आप पढ़ें. बहुत है, 8 पेज हैं, सबका नंबर है. हाँ, मैंने क्यों पढ़वाया? आपका प्रोनंसिएशन, डिक्शन वहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट. आप रोज़ का एक चीज़ तो ज़रूर कर लें कि अखबार के 2 या 3 पेज, मैं 1 पेज नहीं कह रहा हूँ, 2 या 3 पेज जोर-जोर से ज़रूर पढ़ा करें. उससे क्या होता है, अपने इंटरव्यू हिंदी और इंग्लिश वहाँ पे पता नहीं किस में आएगा. रीजनल लैंग्वेज में तो अगर कोई एक मेंबर हुआ और आपके
बात को जानता हो तो शायद रीजनल का कम मौका मिलेगा, लेकिन जिससे कि सबको अक्रॉस द बोर्ड सब सुन सके तो हिंदी या इंग्लिश में ही होता है। तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन अच्छा करने के लिए चाहे अखबार हो चाहे और कोई डॉक्यूमेंट जोर से पढ़िए। desirable of to have key result agreements in senior jobs in the government. Performance targets with certain tenure. What what happens to the key results in case of change of governance or change of government policy? Matching authority with accountability and responsibility. It's the principle of management that responsibility should not be directed from authority. But there is a mismatch between the two. Propensity to centralize has been the normal trend in our administration. It's been suggested that the principle should generally be followed. A task which can be performed by a unit closer to the people should not be entrusted to a unit which is not so close to the people. How to bring in effective decentralization in administration? How to match authority with the responsibility at various levels of institutions and functionality? A vast majority of civil servants function at the cutting edge level. The junior civil servants. How can the performance of these government servants be improved? What should be their terms of service? What should be the incentive system for them? What mechanism should be used for building their capacity? How can the be reinforced in them? Do we need to downsize with necessary levels eliminated and certain departments functions eliminated or combined, certain posts to be placed outside the government postings? So we need to change the organizational structure of institutions for better delivery of public services. The challenges, overarching principles of civil services reforms. First, setting right this asymmetry of power. It has been emphasized that there is an imbalance in the exercise of the power in our governance. The systematic rigidities, needless complexities, and over-centralization makes civil service ineffective and helpless in achieving positive outcomes. But the negative power of use of authority through flagrant violation of law, petty tyranny, and nuisance value is virtually unchecked. This phenomenon part in our society. The gives the luckiest of government functionary enormous power over most of citizens given the abject poverty, illiteracy, and frugal culture. It has been urged that this needs to be set right in any effort towards public services reforms. How to bring about a change in orientation of civil services to make them more service-oriented and citizen-centric? What mechanisms are required to make public servants accountable to the public? How, how do we bring more information in the public domain? Insulting civil servants Insulating. insulating civil servants from have to be answerable to the elected representatives. The civil servants would also have to take directions from the political leadership on various issues. It has been urged that increasing partisan intervention, flagrant combination of and collusion with violation of law and interference in the objective discharge of duties of civil servants have resulted in deterioration of morale, corruption, poor administration, and public service. It is such undesirable political interference against which the civil services needs to be insulated. Interference be defined. Can mechanism be evolved to insulate civil servants from undue political interference? What mechanism needs statutory backing? How? Now, this is a sort of a master and the servant. Political people, they are the representatives of the public. They're supposed to think on behalf of the people, and they're supposed to bring some of those policies and programs which should be able to fulfill whatever the sort of a mandate which is called the manifesto, which they have outlined before the election. So here you have to be a fluid
Your ideology and philosophy cannot be overarching and over and above what the political masters are thinking. It's very important. This is the government thinking. This is of the Administrative Reform Commission thinking. This is the recommendation which has been accepted. And on the basis of this is basically was a think tank thinking that in the present given scenario, how an officer, so you can place yourself, I hope they will give you a copy of this, so you can take a copy and you can go through it again and again. आप पढ़े विशाल आगे, यहाँ तक हो गया ये? नहीं, यहाँ से करो। Evolved to insulate civil servants from strategy backing of professionalization and stability of tenure and compensation. It is repeatedly urged that they will need to recognize the complex challenges of modern administration in critical sectors like housing, justice delivery, education, healthcare, transportation, land management, etc. All these are intricate issues which need domain expertise. Excellence in the public system, the existing procedures and practices do not help in developing the domain expertise, nor do they help in utilizing the available domain expertise. See, one very important thing is to foster excellence. Excellence is something which you can bring about. It is individualistic. You cannot objectify that this is the excellence. Highly subjective. ये करके अब आप यही स्पोर्ट सबसे अच्छा है, हॉकी सबसे अच्छा है कि हॉकी के अंदर सेंट्रल फॉरवर्ड ही सबसे अच्छा है कि या क्रिकेट ही सबसे अच्छा है या उसके अंदर बॉलर ही सबसे इंपॉर्टेंट है. इट्स बेसिकली एक्सीलेंस इज मल्टीफेरियस. इट कैन बी based on the opportunity which you have, how you can show that you are an excellent person. Outside the civil service, what mechanisms should be evolved to ensure that a job goes only to the best person having the domain expertise? What mechanism is required to bring in stability of tenure? What should vertical mobility be on grouping of domains? Does the existing training programs help in building domain expertise or are very generic? Point number 4, accountability. There is a general feeling that civil servants do not have the required level of accountability. The existing mechanisms are not strong enough to extract true accountability from civil servants. The system of interdepartmental accountability has not given desirable results. There is a need to evolve mechanisms whereby the civil servants are held accountable to an agency of people they are supposed to. आपका कुछ नहीं हो गया सारा अभी. Are the existing internal accountability mechanisms adequate? Is there a need to strengthen the existing accountability mechanism? Is there a need to hold civil servants accountable to independent agencies, especially in service delivery organizations? Point number 5. How to expenditure is outlays and at best and at last to define output. What needs to be understood is that the outputs are not ends in them, but only means to achieve certain outcomes. A change in this direction has already started with the initial outcome budgeting exercises, but a major change would be required in the attitudes, the monitoring and evaluation systems, and when accountability improvement happens. Here comes your discretion. मैं एक नॉर्मल सी फैक्चुअल पोजीशन देता हूँ. 1913 में 13 रुपए में $1 आता था. 1947 में 1 रुपए में $1 आता. आज 72-75 रुपए में $1. आर यू बेटर ऑफ और वर्स ऑफ? हाँ, वहाँ पे जब अगर वो ऐसे मान लो मैं इंटरव्यू बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ तो आपको तो मुझको आप ऐसे जवाब नहीं दे सकते ना सर. कॉन्टेक्स्ट डिपेंड्स. और आप इसी को ऐसी अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर सकते हैं कि इसका जब आपको एक ही फैक्चुअल पोजीशन मालूम है, इसको इस तरह से बोल सकते हैं, इतना लॉजिकली करके बोल सकते हैं
सब उस समय जो थे हम देश के अंदर काम कर रहे थे, हम आज़ाद नहीं थे, हम सोच नहीं सकते थे और बेसिकली अगर वो लेकिन अब ये हर एक का आपका अपना आंसर अपने-अपने हिसाब से होगा, दैट इज़ हाउ। अब मान लो किसी डिस्कशन के बीच में आपने जानबूझ के ऐसे बोल दिया, जानबूझ के बोला है आपने, जानबूझ के मतलब डेलिब्रेटली, डेलिब्रेटली का मतलब इन ए प्लान्ड मैनर। इसके बेसिस पे ये फिर अगला जो क्वेश्चन पूछेगा मेरी उसकी तैयारी पूरी है। जो मैंने कहा था कि 4-5 एरियाज़ ऐसे पकड़ लो कि जिसके बेसिस पे आपने इंटरव्यू वाले जो मेंबर्स हैं, उनको मोहित ही नहीं करना है कि वो आपसे अनमोल्ड हो जाए। उनको आप ट्रैक पे ले जा सकते हो, जिसमें आपको मालूम है कि ये ट्रैक तो मेरी बनाई हुई। आप पढ़ो आगे। Define outcomes to be achieved for major positions. It will be possible to evaluate performance of an officer based on the outcomes he has achieved. How can attitudinal change in the civil service from outcomes to the evaluation be done by peers and juniors subordinates also. ये अभी आप लोगों में से जिन्होंने नौकरी करी है वो समझ सकते हैं, जिन्होंने नहीं करी वो शायद अपने से ऊपर वाले के तो हर कोई आदमी उसको खुश रखने की कोशिश करता है, जिसको नॉर्मल जिसे कि बहुत अच्छी भाषा में नहीं कहते हैं चमचागिरी और वगैरह-वगैरह तरह के वर्ड यूज़ कर देते हैं। जूनियर को खुश रखना एक्चुअली वो एक है ना कि जो आपके टूल्स हैं उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। बेसिकली काम करने वाले तो आपके जूनियर्स होते हैं, सीनियर को तो आप ये नहीं कह सकते भाई ये करो, ये करो। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट है आउटपुट एंड आउटकम। बजट मिला, आपके पिताजी ने आपके 100 रुपए दे दिए, वो कहानी एक पढ़ी होगी ना वो, क्या नाम था उसका हामिद या जिसको उसकी माँ उसको उसके पिताजी पैसे देते हैं और फिर वो जाता है तो वो जाकर के वहाँ से जो है 3rd-4th क्लास में होती है, वो जाकर के अपने उसकी माँ के लिए वो चिमटा ले आता है ईद में, हैं? अभी तो वो बच्चे कहते हैं कि वो तो उसने कहा नहीं चिमटे से तो मैं इसका पेट भी फोड़ सकता हूँ और चिमटे से मैं ये भी कर सकता हूँ, ये तो मेरा वो भी बन जाएगा, अस्त्र-शस्त्र सब तरह से उसने उसमें अपने आर्गुमेंट प्रेज़ेंट किए। लेकिन सबसे बड़ा आर्गुमेंट ये कि उसने अपनी माँ को या दादी को देखा था कि वो जब रोटी पकाती थी तो उसके हाथ जलते। तो हमारा को आउटपुट और आउटकम भाई 100 रुपए मिले और 100 रुपए हमने खर्च कर दिए। लेकिन क्या वो 100 रुपया आगे फर्दर ऐसा एसेट क्रिएट कर पाया जो कि ड्यूरेबल हो? ड्यूरेबल का मतलब 1 साल से ज़्यादा चले या 10 साल से ज़्यादा चले या उसका बेनिफिट लोगों को मिले। दूसरा, क्या वो मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट कर पाया? कि उसके बाद आपने सब बेसिक थ्योरी क्रेडिट क्रिएशन की पढ़ी होगी कि कैसे बैंक लेंडिंग करता है और किस तरह से जो है क्रेडिट क्रिएशन मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो क्या वो मल्टीप्लायर इफेक्ट ला पाया? तो आउटकम जो है साहब 100 रुपए खर्च कर दिए बजट के पैसा पूरा खर्च। तो इसीलिए कभी-कभी अगर देखो 1945 में यूरोप बर्बाद हो गया। 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। आज कहाँ यूरोप है और कहाँ हिंदुस्तान है। ब्लेम गेम तुम कर सकते हैं। इसकी वजह से या इसकी वजह से या इसकी वजह से या लोग ये वो सब। लेकिन हकीकत ये है कि यूरोप बर्बाद होने के बाद भी फिर खड़ा होकर के काफ़ी आगे जा चुका है। और हमारे को ज़रूरत है कि हम आउटकम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाए, पर कैपिटा इनकम अच्छी हो जाए, घर मिल जाए लोगों को, खाने को अच्छा मिल जाए। Incentivization for better performance. Monopoly of existing civil services over higher positions. All the civil services in India are cadre based. That is, a person joins the civil service, the natural probably
of this is that there are no lateral entries and the civil services enjoy a monopoly over, over all the positions in the government. With rapid expansion of knowledge, increasing complexities in certain fields, fast emerging private sectors, a large amount of expertise has developed in the private sector. The question that is raised is whether I put in the government be the exclusive domain of the civil services are only career-based civil services where you occupy top government positions would bring in more professionalism and in the civil services. Is this possible? If so, state the negative fallout of such a move. At what level should the lateral entries be allowed? अब हो रहा है ना, चल रहा है ना, जॉइंट सेक्रेटरी भी लिए जाते हैं, एक जर्नलिस्ट और एक स्पेशलिस्ट। बहुत सारी जगह है जहाँ पे कि स्पेशलिस्ट की ही ज़रूरत होती है। जब मून के लिए रॉकेट छोड़ना है, लैंडिंग करनी है, एटॉमिक हुआ है, वहाँ पे तो जर्नलिस्ट कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन जहाँ पे आपका इंटरेक्शन विद द पब्लिक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एट लार्ज, वहाँ पे हो सकता है कि आपको किसी एक स्पेसिफिक की ज़रूरत ना के हो करके आप एक कन्वर्सेशनलिस्ट हो कि आप कन्विंस कर पाएँ कि साहब इससे आपको ऐसे फ़ायदा हो। अगला आप पढ़ें। Okay. Right. Education comes part full of promotion competition. Full of seniority. Meetings. Initiative of required in the specific performance. इसकी जो लास्ट लाइन है ना, ये For delivering better governance. इसकी वजह से हम 1947 से आज तक जो रहे हैं, बहुत हद तक इसका ब्लेम इनफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी पे भी जाता है। ब्यूरोक्रेसी बहुत एजाइल हो, समझदार हो, रिस्क टेकिंग हो, Is required. But local management some civil servants. and naturally follow this civil service. Non-performers. Allowed. Permitted.
this was allowed for some time. Civil servants working in the NGOs, going on a non-government professions under the civil service rule. So what you are basically is seeing is a document which has been the basic principles which has formulated the present scenario of the civil service. law. Article 9 of the Constitution provides for enactment of law. Civil service law, saving values and establishing Revisit. ये 311 आर्टिकल आप लोगों ने पढ़ा? प्लीज जरूर एक बारी जब आप वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो यू शुड नो व्हाट इज आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको जरूर पढ़ लें, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको एक नॉर्मल स्कूल से निकला हुआ, कॉलेज से निकला हुआ और एक नॉर्मल नौकरी करने वाला नहीं समझा जाता। आप आज आपके फॉरेन मिनिस्टर भी सिविल सर्वेंट थे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी सिविल सर्वेंट थे, पावर मिनिस्टर भी सिविल सर्वेंट थे। तो इसलिए वहाँ पे आपका एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ नॉलेज, थिंकिंग, अब आप थोड़ा-सा अबव एवरेज होना ज़रूरी है। Here's some people care this sense of income. What Indian service have relevance today? It's to be done to restore the all India character of these services. What regional character function they they cater and work further in that area. This would help in developing that expertise further on the one hand and also improve this condition on the other. Does the existing system permit specialization? What are the hurdles? What needs to be done to bring about domain expertise among all India services? State respond to this movement. तो आपसे जब नॉर्मल क्वेश्चन उसी का ये आंसर भी है और फर्दर क्वेश्चन भी है। आप इंजीनियरिंग पढ़ के आए, कुछ टेक्निकल नॉलेज या मेडिकल करके आए और आज आप उसमें जा रहे हैं जहाँ पे जो आपने एजुकेशन एक्वायर करी है वो कैसे यूज़ होगी? यू शुड बी एबल टू आंसर कन्विंसिंगली। जब अगर मैं डॉक्टर भी हूँ, तो यहाँ पे हर एक को स्टेथोस्कोप लगा के तो नहीं देखूँगा, लेकिन अब कोविड ने दिखा दिया कि किस तरह से जो है, अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर को डॉक्टर का नॉलेज है, वो कैसे जो है गुड गवर्नेंस दे सकता है। एक इंजीनियरिंग किस तरह से, चाहे वो सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल है, किस तरह से है, रोड, नालियाँ, ड्रेनेज सिस्टम, टाउन प्लानिंग, किस तरीके से जो है वो एक अच्छा कैन बी अ एसेट फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द कंट्री। आप आगे पढ़िए। There is no
बड़ा कैसे होगा? पेज बड़ा वो दो उंगली रख के बड़ा अरे ये जैसे आप बड़ा करेंगे तो ऐसे कर लेंगे, और जब ऊपर करेंगे तो एक उंगली, जैसे 2 से हाँ। करेंगे तो ऐसे होगा, अच्छा 1 से ऊपर या नीचे, ओके 2 से बड़ा। In the context of constitutional provision, local government ओह इसे चला जाता है रखने से ये वाला ये तो राइट हुआ है। अच्छा हम्म, work in case the presence of the matter of public order and the increasing specialization of police, committing and organization, what should be the role of PM in dealing with the public order? उसको पढ़ने के बाद हाउ डू यू फील? कुछ ऐसी फीलिंग आई कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो? कुछ ऐसा लगने लगा? जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाओगे तो ये वाला डॉक्यूमेंट बार बार ही पढ़ना इंट्रोस्पेक्शन में काम आएगा। कैसा लगा? क्या करना चाहिए? बट with God grace, if you all are selected, remember one thing, आप लाखों से कमजोर हो लेकिन करोड़ों से अच्छे हो। अगर आप सिविल सर्विस में आ गए तो आपसे ऊपर कितने लोग होंगे? लाखों में होंगे, 10 लाख, 20 लाख, 100 लाख, 200 लाख, 500 लाख, लेकिन करोड़ों से तो आप अच्छे हो। तो इसलिए आपका धर्म जो होगा वहां पे सिर्फ सर्व करना। वहां पे आने के बाद कि मैं रूल करने के लिए या राजा की तरह से या सुख भोगने के लिए या धन कमाने के लिए आया हूँ, ये मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए। आपको ये देखना है कि भगवान ने ये आपको मौका दिया है कि इतने सारे हिंदुस्तान जो आज 150 करोड़ है या 200 करोड़ है, जितना भी है, इन सब लोगों को वो मेरी तरफ को देखते हैं। ये नहीं कि आप उस समय टॉप सिविल सर्वेंट हैं या टॉप आप देश के मास्टर हैं, बट स्टिल जहाँ भी आप रहेंगे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो अक्रॉस द बोर्ड आप सारी स्टेट्स को देखते हैं। और अगर आप स्टेट के अंदर काम करें, वहाँ भी किसी डिस्ट्रिक्ट में है या वहाँ के किसी स्टेट के सेक्रेटेरिएट में, तब भी वहाँ पे भी आप उसी हिसाब से पूरे स्टेट के जनता को देखते। तो ये बेसिक आइडियोलॉजी फिलॉसफी जो आपको डेवलप करनी है, उसको आर्टिकुलेट जब ये आपके दिमाग में एक बार घुस जाएगा तो इंटरव्यू बोर्ड में आपको आर्टिकुलेट करने के लिए एक नम्रता, सबमिसिवनेस, उसका जब आप डिस्प्ले करेंगे वो हर एक को अच्छा लगेगा, हर कोई उसको लाइक करेगा। अगर आप वहाँ पे इस तरह से दिखाए, नहीं साहब मैं तो काबिल हूँ, पीएचडी के बाद मेरा ये सारा, मैं टॉपर, मैं फर्स्ट डिविजनर, मैं ये सब, तो उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा भी सकते हैं, आप रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक आप पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहे हैं, जनता के सर्वेंट, नौकरशाही नहीं करने जा रहे हैं। जब नौकरशाह बन जाते हैं, नौकरशाही, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप अपने आप
जवाब दे सकते। नौकर एक हम्बल तरीके से आप जनता को सर्व करने का आपका मोटो है, सोच। आज के लिए इतना बहुत। ये बंद करें इसको, अच्छा इसको यहीं रख दे। इंट्रोडक्शन मैंने बहुत आप सीएनजी देखते हैं तो सीएनजी डीटीसी में कन्वर्ट 2001 से 2003 में करी। बसों में बहुत जगह लिखा हुआ है जो JNNURM, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन। तो जब डायरेक्टर अर्बन डेवलपमेंट रहा तो पॉलिसी मेरे ही दिमाग की उपज थी जिसने वो शेप लिया। मैंने सोचा कि मतलब तो मैं बड़ी छोटी-मोटी सी पॉलिसीज़ होती थी। एक वाटर के लिए होती थी, एक डेवलपमेंट ऑफ टाउन के लिए होती थी। तो ये जिसे कहा जाए होलिस्टिक जॉइंट सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ में MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, और उसके अंदर एक नेशनल कमीशन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। अब आप ये देखिए कि आप एक तो बड़ा शोरूम वाला वो भी अपना पेट पालता है। टाटा, बिरला, अंबानी और अदानी ये सब भी है। लेकिन रिस्क कौन लेता है? एंटरप्राइजिंग कौन है? एंटरप्राइजिंग तो वो है जो अपना रेहड़ी पे सब्जी लगाता है, सुबह 4 बजे उठ के सब्जी खरीद के लाता है। खरीद के लाने के बाद अगर जिस दिन बारिश हो गई या ज़्यादा गर्मी पड़ गई तो बेचारे की सूख भी जाती है। उसी में से कमा कर के अपने परिवार को, बीवी बच्चों को पालता है, बच्चों की स्कूल की फीस देता है और उसमें से उतनी कैपिटल क्रिएट भी करता है कि अगले दिन का फिर सामान लेकर के आता है। वनरेबल के अलावा अगर सबसे बड़ा रिस्क टेकर है तो हमारे ये गरीब लोग। बैंक भी बड़े लोगों को तो दे देता है, लोन दे देगा, इनको लोन देने के लिए नहीं। एमएसएमई सेक्टर हिंदुस्तान का बेसिकली जो बैकबोन है वो एमएसएमई। उससे पहले जो आज डिफेंस में जो सबको पेंशन मिलती है, बड़े मतलब 1984-85 में जगजीत सिंह चौहान टांडा में जहाँ जिसने खालिस्तान मूवमेंट शुरू की, घर पे जाके लेक्चर दिया था। बड़ा खतरनाक मूवमेंट था और वहाँ पे जो था वो सिस्टम पेंशन का कि अब पेंशनर्स को बैंक में ना जाना पड़े, सिस्टम डेवलप किया। पेंशन उनके खाते अकाउंट खुल जाए, अकाउंटों में चला जाया करें। और उससे पहले एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर टेक्सटाइल, तो पहले एक ही निफ्ट होता। तो वह जो मंत्री जी थे और PSR सुब्रमण्यम कैबिनेट सेक्रेटरी, मैंने उनसे जाके कहा कि सर आजकल तो बर्गर के भी फ्रेंचाइज आते हैं, तो क्यों ना ये खोल दिया जाए निफ्ट। सिविल सर्विस का एग्ज़ाम पास करना आसान है, निफ्ट का एग्ज़ाम पास करना मुश्किल है, उसमें तो अब 200-400 बच्चे ही लेते हो। तो उस समय निफ्ट जो है वो अपना मैं 6 निफ्ट के साथ खोलने के साथ में एसोसिएट रहा। एक कलकत्ता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, चेन्नई, बॉम्बे, अहमदाबाद। अब तो शायद 17-18 हैं करीब। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि जब लेडीज़ को नॉलेज हो कि हमारा रिच कल्चर, क्योंकि मैं हैंडलूम में रहा हूँ, कि अगर लेडीज़ हैंडलूम साड़ी पहने। JNK का पता नहीं आप लोगों को मालूम नहीं होगा, एक बड़ा फ़ेमस शॉल होता है, उसका नाम है और आप लोग तो वहाँ के हो, वो है कानी शॉल। हुँ। अब कानी शॉल को जब वो बनाते हैं आप देखोगे तो वो एक-एक धागे से करके जब बनाते हैं, वो एक-एक शॉल को बनाने के अंदर जो है करीब 6 महीने लग जाते हैं। तो जो आदमी 6 महीने तक शॉल बना रहा है, फिर वो बेचेगा कितने में? तो 6 महीने की उसके अंदर मेहनत है और वो एक शॉल बेच कर अगले वाले के लिए सामान भी लाना और अगले तो शॉल को रिवाइव। तो हमारी जो ये मैं तो ज़रूर उस वाले मामले में अगर कोई कहा जाए तो मैं सोचता हूँ कि लेडीज़ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इनकम जनरेशन में कर सकती है। अगर वो पहनावा साड़ी को प्रमोट करे। बंगाल के अंदर देखो कितनी तरह की जो हैं, मतलब जो अगर फुलिया और मतलब मतलब इक्कत में भी है, उसमें भी है और वो आपका जिसमें पूरा कहानी बनी होती है, बालूचरी, बहुत मतलब हमारा अपना कंट्रीब्यूशन मतलब एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा हैंडलूम है, जो कि एक इनकम को जनरेट करता है।
बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि जिनको जब ये शब्द शुरू हुआ, जैसे आप जैसे बच्चों ने कर लिया, बीएससी टेक्सटाइल कर ली या इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन बीच में फैशन डिज़ाइन बड़ा फेमस हो गया। अब वो कैसे करें? तो मैंने एक कोर्स डेवलप किया, एफडीसीटी, फैशन डिज़ाइन एंड क्लोथिंग टेक्नोलॉजी। लिफ्ट में तो एडमिशन नहीं मिल सकता, तो वो शाम का इवनिंग का कोर्स रखा, सेल्फ जनरेटिंग, 1 साल का कोर्स, बाद में निफ्ट का डिप्लोमा मिलेगा। तो उससे बहुत सारे लोग जो नौकरी करते थे और जो वैसे अगर उसमें नहीं हो पाए, तो लेकिन ये वाला कोर्स कर सकते थे, और इस कोर्स की वजह से उनको बाइंग हाउस वगैरह वाले ले सकते। तो बहुत सारी चीज़ें, मौका बहुत मिलता है। जैसे पहले सिर्फ एक था एयूडब्ल्यूएसपी, एक्सीलरेटेड अर्बन वाटर सप्लाई सिस्टम। अर्बन वाटर सप्लाई सिस्टम ये सिर्फ 20,000 तक जो जिसकी पॉपुलेशन थी उसको दिया जाता। अब 20,000 की पॉपुलेशन तो गाँव की भी हो गई है। अब उसको हम अर्बन मान लें कि 20,000 की पॉपुलेशन अर्बन है, तो फिर ये जेन्युइन आ रहा है, इसीलिए कि 0 से लेके इन्फिनिट पॉपुलेशन तक। अब जेन्युइन के बाद अब प्रेजेंट गवर्नमेंट स्मार्ट सिटीज़ ले। तो स्मार्ट सिटीज़ के अंदर का जो है, अगर आप उस वाली सरकार में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपने ये बनाया और अब ये सरकार आ गई, तो क्या आप ये कहेंगे कि साहब मैं उसी वाली पॉलिसी से जुड़ा हुआ हूँ? तो एज़ ए ब्यूरोक्रेट आपको मौके मिलते रहते हैं। बहुत कुछ आप सोच भी सकते हैं। चैलेंजेस जिसको कि दूसरे वर्ड में आप नॉर्मल वर्ड है, ऑब्स्टेकल और हर्डल्स बहुत आते हैं, लेकिन आपको वर्ड यूज़ किया जाता है चैलेंजेस, क्योंकि अगर आपने उसको ओवरकम कर लिया तो आप सक्सेसफुल हैं। ओवरकम नहीं कर पाए, तो फिर वो आपके जो विचार हैं वो दबे रह जाते हैं। ओवर ए पीरियड बहुत कुछ, काफ़ी कुछ किया है। सीएनजी जो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था कन्वर्ट करना उस समय। बसें नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो 2 हाई पावर्ड कमेटी बनी थी जिनका मैं चेयरमैन था, बस बॉडी के ऊपर एंड बस चेसिस के ऊपर। और उसी की रिपोर्ट के बेसिस पे जो प्रेज़ेंट आपको बस दिखती हैं, क्योंकि पहले बसों में आग लग जाती थी। इसके अंदर जो था वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब वो सीएनजी बर्न होती थी, 1 बस जली, 2 बस जली, 3 बस जली। पीआईएल की देयर आर बॉम्ब्स ऑन द रोड। उसके बाद ये हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई। तो वो पूरी इंजीनियरिंग उसकी जो है बसों को किया गया। नौकरी के अंदर ये सब आपको, सवाल इस बात का नहीं है कि वो जॉब अच्छा है या नहीं है, जॉब कैसा है। आप उसको कैसे इंटरेस्टिंग या उसको एक नई ट्यूनिंग दे सकते हैं, उस पे डिपेंड करता है। हर चीज़ के अंदर से आप उसको अपना, अब हम लोग तो कभी भी ज़रा-सा अगर वो कपड़ा फट जाए तो सोचते हैं नुकसान हो गया। अब फैशन आ गया कि साहब जनता में एक्सेप्टेबिलिटी हो गई कि जीन्स वो महँगी-महँगी हो गई जो फटी हुई है। अब किसी से कहो यार तूने फटी हुई जीन्स पहन रखी है, तो वो उसका फिर जस्टिफ़िकेशन बताएगा, भाई ₹2500 की, ₹4000 की लेके आया हूँ, उस स्टोर से लेके आया हूँ, इस ब्रांड की लेके आया हूँ। और घर में सब बुजुर्ग यही कहेंगे कि पहन तो भाई तू फटा है। तो स टाइम और स्पेस के हिसाब से कैसे चीज़ चेंज हो जाती है। इसलिए अब आने वाले टाइम पे अब उसी हिसाब से, अगर ब्यूरोक्रेसी, अब बहुत सारी चीज़ें जो आपके अब डिजिटल उसके हिसाब से है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटी दिल्ली गवर्नमेंट रहा, सेक्रेटरी आईटी दिल्ली गवर्नमेंट था, तो बहुत सारे जो आपके आज की तारीख में ये जनता भगवान है, जनता को ऑफ़िस क्यों आना पड़े? क्योंकि डिलीवरी ऑफ सर्विस टू हाउसहोल्ड जो आजकल सरकार या वो मेरा ही शुरू किया हुआ था। मेरा नहीं, मतलब उस समय मैं सेक्रेटरी था, तो सरकार, तो आपको राशन कार्ड घर पे मिल जाए इतने दिन में, नहीं तो पेनल्टी ₹10 पर डे के हिसाब से अफ़सर की तनख्वाह से काटी जाएगी। इनकम सर्टिफ़िकेट, जितने भी और आजकल एडवर्टाइज़मेंट में आप देख ही रहे हो आ रहे हैं, वो सब सारे जब के शुरू किए। मालूम लाऊँगा फिर पढ़ाऊँगा आपको कैसे-कैसे कितनी उसमें दिक्कत आती है, कैसे आता है। लेकिन सोच आपकी है।
अब आप अपना एक कॉन्सेप्ट पेपर बना सकते हैं, आप में से बहुत इंजीनियर हैं। साहब अब इस तरह का है, डिजिटल है, हर जगह फाइबर पहुँच चुका है, कनेक्टेड है, अंगूठा भी उसमें आ गया आपका आधार में, तो क्यों ना बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब डिजिटल ही हो जाया करें। लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम जो है अभी तक सर्वर भी नहीं बनाते। वो भी सारे कहीं बाहर भूत से इधर से उधर से सीक्रेटी कंडीशन से लेके उसमें क्या है सर्वर आपके हैं वो बाहर से ही आते हैं। इंक नहीं बनाते हैं, जो आपकी जितनी प्रिंटिंग की इंक है ये कमांड दे देते हैं प्रिंट, उसकी इंक जो है रिफिल तो यहाँ बहुत हो जाता है, लेकिन एक्चुअल इंक का मैन्युफैक्चर आप सोचो हमारी इतनी बड़ी स्नो लाइन है, हमारी फौज, पैरामिलिट्री वो सब है, हमारे स्नो बूट इम्पोर्ट ही होते हैं। हर आदमी गरीब या अमीर जूता तो पहनेगा ही, हमारे फौज को बेचारे को जूता कौन-सा पहनना पड़ता है। जो आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन से छोड़ दीजिए। अगर भारत अपने आप पे डिपेंडेंट नहीं होगा, एक छोटी-सी कहानी बताता हूँ, उसके बाद फिर दोबारा लेंगे। 65 की लड़ाई हुई, 65 की लड़ाई में हमारे पास टैंक कौन से थे? एक फ्रेंच टैंक थे एएमएक्स 13। जैसे लड़ाई हुई तो उसने फ्रांस ने कह दिया, भाई लड़ाई हो गई है, अब मैं इसमें आगे मदद नहीं करूँ। अब टैंक के अंदर तो टैंक किस काम का है जब तक अगर उसके अंदर गोला ना हो, शेल ना हो। तो यहाँ से मेजर जनरल रुद्रा को भेजा गया। मेजर जनरल रुद्रा वहाँ पे गए और वहाँ पे उसका जो डिफेंस मिनिस्टर था, पेरी, पूरा नाम पेरी कार्डिन, जो पूरा एग्ज़ैक्ट नाम क्या, उसने जाके कहा कि साहब सेकंड वर्ल्ड वॉर में मैंने अपना खून आपकी सड़कों पे बहाया है। आज जब मेरे देश को ज़रूरत है तो क्या आप मेरे को वो नहीं देंगे? ही कन्विंस्ड और उसके बाद इमीडिएटली एयरलिफ्ट किया गया, तब एएमएक्स 13 जो था टैंक। तो ऐसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है। आज हमारा जितने भी हम सॉफ्टवेयर के अंदर हैं, लेकिन हार्डवेयर जहाँ पे भी हमारा डेवलप नहीं हो तो हम जब तक एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, सर्विस सेक्टर हमेशा जो है एक भी कभी नहीं हो सकता। आप ड्राइवर तो बन सकते हैं, लेकिन अगर गाड़ी ही नहीं आपको चलानी बनानी आती है, तो चला जब तक रहेंगे जब तक गाड़ी चल रही है। जिस दिन गाड़ी रुकेगी तो या तो आप ठीक नहीं कर पाएँगे या आप सर्विस सेक्टर स्टॉप हो। अब जैसे अब वैक्सीन के मामले में अब कम से कम वर्ल्ड को हिंदुस्तान दिखा पाया कि साहब काबिलियत है, हम कर सकते हैं और हमारी कोई पीएसयू नहीं बना रहा है वैक्सीन। वैक्सीन बड़ी काबिल-ए-तारीफ़ है उस एक इंडिविजुअल उन लोगों का, दूरदर्शिता का, कि वो वर्ल्ड के अंदर अब सीरम इंस्टीट्यूट और दूसरा जो है वो भारत बायोटेक बना रहे हैं। और भी कई बड़ी-बड़ी कंपनी है जो अभी लिस्टेड नहीं है, एक वो एमक्योर है, एक शायद ई बायोलॉजिकल है जिसके संग वो शायद यूएस से बनाएगा। सवाल इस बात का है कि ऐसी थिंकिंग तो आप जब सिविल सर्वेंट हो, पब्लिक सर्वेंट हो, तो थिंकिंग उस तरह की आपको अपने बॉस को कन्वे आवाज़ जाते ही तो आप सेक्रेटरी नहीं लग जाओगे, आप छोटे पद पे जाओगे, लेवल पे डिसीज़न टेकिंग की पावर आपकी बड़ी लिमिटेड होगी। लेकिन सोच आपकी ये होनी चाहिए कि आप किसी तरीके से वहाँ पे एक नया सिस्टम ला पाओ, जो कि एक बेसिक सा डिक्टम है। कैसे लिखेगा ये? इसको हमेशा ध्यान रखना। इसको अब लिखेगा? ये वाला? यही वाला? टाइप हियर टू सर्च नहीं, द ENT
एथिकल थ्योरी इस पे बेस्ड है। एथिकल थ्योरी में आपने नाम सुना होगा, नहीं तो ज़रूर पढ़ लें, अभी भी टाइम है। इसका नाम क्या है? प्रिंसिपिया एथिका। किसने लिखी? कुल 80-100 पेज की किताब। लेकिन ऐसी किताब है, जिसको पढ़ने के बाद आप सोचते रहोगे यार भगवान ने ऐसे-ऐसे दिमाग भी दिए आज। बहुत बढ़िया। अब ये ऐसी बेसिक सी चीज़ है, जो आपके लिए अच्छा है, वो हो सकता है उनके लिए अच्छा ना हो। लेकिन अगर ये समाज है, तो जो समाज के लिए अच्छा है, तो वो आपके लिए भी अच्छा हो। इसके ऊपर एक्चुअल में सारी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है, वो चलती है। इसको यूज़ करके आप अपने बहुत सारे आर्गुमेंट आर्टिकुलेट कर सकते हैं, इस बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर। अब उसको कैसे-कैसे यूज़ करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये एक बड़ा बेसिक सा प्रिंसिपल है, कि जो समाज के लिए अच्छा है, वो आपके लिए भी अच्छा होगा। आपके मन में कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी, यार कैसी मेरे लिए कुछ और भी चीज़ अच्छी होती हैं, जो शायद समाज के लिए अच्छी होती है, लेकिन मेरे को इतना अच्छा पसंद नहीं आती। ठीक है? एबरेशंस हर जगह होते हैं, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, एग्ज़िट क्लॉज़ हमेशा दिया जाता है, तो आप अपने को उसमें डाल लीजिए उस समय। लेकिन दिस इज़ अ बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल, कि जो समाज के लिए अच्छा, वो मेरे लिए अच्छा होगा, जो मेरे लिए अच्छा नेसेसरीली वो सबके लिए अच्छा नहीं। तो उसके बेसिस पे जो है आप काफ़ी कुछ इस तरह के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स 10-15 बड़े-बड़े थिंकर्स के रख लीजिए। जैसे अब बुद्धिस्ट फिलॉसफी में मध्यम मार्ग बहुत अच्छा है, एक्सट्रीम की कोई ज़रूरत बट क्या कैन यू स्टेप ट्वाइस ऑन द सेम वाटर इन ए फ्लोइंग रिवर? नहीं कर सकते। पानी चल रहा है, आप उसी पानी पे क्या 2 बारी पाँव रख सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आपकी ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी जो है, चलती जा रही है। और जब तक ये कंटिन्यूटी बनी हुई है, तब तक ज़िंदगी है। जैसे भगवान ने कुछ सिस्टम अपने हाथ में रख लिया कि जी पुराना वाला फिर भूल जाइए। थ्योरी ऑफ रीबर्थ आ गई, लेकिन अब उसी वो थ्योरी ऑफ परसेप्शन और इसका जो थ्योरी शून्यवाद की भी है, फिर बुद्धिज़्म की है, कि जब आप हर पल चेंज हो रहे हो। जब मैं आया था, तब आपको मैं कैसा लग रहा था? क्या करेंगे, क्या पढ़ाएँगे, क्या बोलेंगे, कैसे करेंगे? अब कैसा लग रहा हूँ? कंटिन्यूटी। तो आदमी हर पल चेंज हो रहा है। जैसे फ़िल्मों में होता है ना, वो 8 वो जो पुराने वाले उसमें वो जो 8 बारी वो होता है, फिर उसको आपका मूवमेंट दिखती है, जैसे फ़िल्म में। तो ये कंटिन्यूटी का कंटीन्यूअस चेंज, ये एक ज़िंदगी का पार्ट है। आज आप 1 डेढ़ बजे से शुरू हुए और अब पता नहीं कितने 3 बज गए, 4 बज गए? 3 घंटे से आप मुझको झेल रहे हो। ये एक पॉज़िटिव अप्रोच है। हाँ साहब, झेलना ही पड़ रहा है, क्या करें? वो एक मजबूरी की होगी। तीसरा आप ये भी कह सकते हैं, साहब झेल तो रहे थे, कुछ मन में बहुत कुछ आ रहा था, लेकिन अभी तो मैं शांत हूँ सर। तो सवाल इस बात का है कि जो ये कंटीन्यूअस चेंज है, इस कंटीन्यूअस चेंज को अगर आप विजुअलाइज़ करोगे, तो वो ही आपका इसी को वो थ्योरी ऑफ परसेप्शन के अंदर फिर बर्कले ने भी अपना बड़ा अच्छा चेंज कुछ अब आपके पास ईश्वर करे जो मेंस में बैठे हैं पास हो जाए, तो थोड़ा-सा इमैनुअल कांट बड़ी बेसिक सी अच्छी सी किताब है। ऐसे ही वो जो आईपीसी लिखी है अभी तक ऐसी की ऐसी ही चल रही है, हिंदुस्तान चेंज नहीं कर पाया।
और एक बहुत अच्छी किताब है, लेकिन आप उसको समझने में अब डेकार्टे की, वो भी एथिक्स के ऊपर है। एथिक्स जो है, आप लोगों ने मेंस में तो पेपर भी अब होता है, लेकिन समाज में ये बहुत काम आता है और उससे एक आदमी की जो अप्रोच है वो बेनोवलेंस, हेल्पफुल और कंपैशनेट हो जाती है। आज की तारीख में जैसे कोई होता है, मदद करूँगा, कहाँ बयान देने जाऊँगा, कहाँ कोर्ट जाऊँगा, कहाँ ये जाऊँगा। हमारे इंस्टीट्यूशंस ने ऐसी एक पैदा कर दिया है जिसके अंदर हम लोग डरते हैं। अब कहना नहीं चाहिए, अफ़सर तो ऐसा होना चाहिए कि जो आदमी आए मिल ले, लेकिन आजकल अफ़सरों से मिलना ही बड़ा मुश्किल है, भवनों में घुसना ही बड़ा मुश्किल है। लोगों को जाना चाहिए, अब आउटरीच और आउटकम और आउटपुट तो अफ़सरों को जाना चाहिए, उसके पास, जनता के पास। जनता दरबार भी बीच में शुरू हुआ था। तो ये सब चीज़ें कभी-कभी अभी बैठ के सोच लो, क्योंकि जब आप नौकरी जॉइन कर लोगे तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। फिर तो बॉस ने क्या कहा है और क्या पूरा करना है और घर को भी टाइम दे पाएँ, बाहर जा पाएँ, नहीं कर पाएँ वगैरह। के लिए इतना बहुत। थैंक यू।